हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का वाइट रेड प्लस का मैच, जो कि होने जा रहा है ग्लैमर गन और सरे के बीच में। तो इस मैच की एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले कल का दिन बहुत बुरा गया था, मतलब कुछ ज़्यादा ही बुरा गया था। एक भी चीज़ जो हमने सोचा था नहीं गया था सही। जिन जिन प्लेयर्स के ऊपर हमने भरोसा करा था उनको कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। उसके पहले ही जिन प्लेयर्स के ऊपर हमने ज़्यादा भरोसा नहीं किया था उन्होंने ही जो है काम ख़त्म कर दिया। अभी मुझे नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने देखा ही होगा। कुछ आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स के ऊपर हमने ज़्यादा भरोसा नहीं किया था, लेकिन उन्होंने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करा है। तो अभी कुछ कर नहीं सकते, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। हम 22 प्लेयर को लेके नहीं टीम बना सकते हैं। जब जब टीम परफॉर्म करेगा तब जो फंड्स हम ले रहे हैं, जो रिस्क हम ले रहे हैं, वो देखने में अच्छा लगेगा, और जब परफॉर्म नहीं करेगा तब वो बुरा ही लगेगा। तो ये सब बोल के कोई फ़ायदा है नहीं। हमें वेट करना पड़ेगा कि अगला अच्छा मैच कौन जाए, क्योंकि वो वाला मैच तो बुरा ही गया है। चाहे आप कैसे भी हारे हों, अब अगर 4 मेंबर की लीग खेलते हो, अगर आपका रैंक 4 भी आया तो भी आपके पैसे गए। अगर आपका रैंक 2 भी आया और आप 0.5 पॉइंट से भी हारे तो भी आपके पैसे गए ही। ठीक है, तो ये सब बातें समझ के या इतना टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है, हमें आगे देखना है। इन दोनों टीमों के बीच में मैच ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। जो कि सारे के घर में हुआ था, सारे ने जीत हासिल कर लिया था। अगर मैं आपको 2 लाइन बताऊं तो पूरा जो मैच का थॉट है कि मैच में हो क्या सकता है आपके दिमाग में आ जाएगा। और वो 2 लाइन ये है कि मानस लैबुशेन और निक सेलमन भी नहीं खेलने वाले हैं आज के मैच में ग्लैमर करके होकर। ठीक है, तो ऑलरेडी काफ़ी वीकर टीम है, डिप्लेटेड टीम है, मैं कह सकता हूँ। डिप्लेटेड मतलब वैसे भी इनके पास कुछ था नहीं पैसे से, उसके बाद जिनके ऊपर डिपेंड करके उन्होंने पूरा सीज़न सजाया हुआ था, अब वो भी इस सेंसिटिव मोमेंट पे आके बाहर हो गए हैं। बाहर हो गया मतलब उनका कोई इशू नहीं है, उनको कोई फिटनेस वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। निक सेलमन जो थे वो कोविड पॉजिटिव हुए हैं, तो उनके कांटेक्ट में आने की वजह से ना सिर्फ मार्नस लैबुशेन बल्कि माइकल लेसर को भी स्क्वाड के बाहर रखना पड़ा है मजबूरन। तो अभी ऑफकोर्स आप समझ सकते हैं कि ये मैच में क्या हो सकता है अगर हम कॉमन सेंस की बात करें तो। ठीक है, लेकिन जो एनालिसिस वगैरह है वहाँ से हम क्या करेंगे, अगर आप 7-4 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं या फिर 6-5 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो 4 या 5 प्लेयर्स आपके लिए कौन हो सकते हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पे हम बातें करेंगे। लेकिन एक्सपेक्ट करना कि इस मैच से कुछ भी आपको शायद ही मतलब एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलेगा। ज़्यादा कुछ हो सकता है, हार्डली 1 प्लेयर या 2 प्लेयर, कैप्टन वाइस कैप्टन, बस इतना ही। इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखना। सही है, चलो स्टार्ट करते हैं। वेदर क्लियर है लकीली। कल तो काफ़ी इश्यूज थे वेदर को लेकर। इवन जो मैच केंट वाला भी मैच हुआ था, अगर आपने वो भी देखा होगा, तो काफ़ी ज़्यादा फॉग था। लग रहा था कि बारिश हो सकता है, लेकिन चलिए वो हुआ नहीं था। अगर होता तो अच्छा होता, लकी बताऊँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो सारे यहाँ पर 4-1 से आगे है। ग्लैमरगन काफ़ी वीकर टीम है, ये मैं कई बार बता भी चुका हूँ। इस ग्राउंड पे भी इनके रिकॉर्ड सबसे अच्छे नहीं है। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती है तो क्या होता है। ये फिक्सचर जो मैं आखिरी बार कवर कर चुका था, वहाँ पर मैंने बताया था कि कुछ प्लेयर्स थे जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते थे, जिनमें से टॉम करन का नाम हुआ था, आपको याद होगा। तो ऑफकोर्स उनमें से वो तो अवेलेबल नहीं था। देखते हैं जो अवेलेबल हैं उनके साथ हम क्या कर सकते हैं। तो यह पहला मैच ओवल में हुआ था, 2018 वाला मैच। सर ने बनाया था 194। पोप आपको दिख जाएंगे लगभग हर फिक्सचर में ही। पोप का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन अगर हम देखते रहे तो हमको देखने को मिल जाता है। बहुत ज़्यादा रन वो नहीं बना पाते थे पहले, क्योंकि उनका बैटिंग ऑर्डर लो होता था, उनका रोल अलग होता था। अभी उनको थोड़ा ऊपर भी भेजा जा सकता है और उनका उनमें से काफ़ी मैच्योरिटी भी आ चुकी है। तो यहाँ पर बैटर टोटल विकेट्स हैं। सॉल्टर भी इंजरी के चलते वापस मतलब अभी टीम में नहीं है ग्लैमरगन के, तो ये भी एक बहुत बड़ा झटका जो कि पहले लग चुका था। और अभी तो ये 2-3 प्लेयर्स और नहीं खेल रहे हैं। ग्लैमरगन ने चेस कर लिया था, लीड किया था कार्लसन, जिनका इस फिक्चर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है सरप्राइजिंगली। हमने आखिरी मैच पर भी देखा था कि इन्होंने काफ़ी अच्छा स्टार्ट लिया था। रन आउट हो गए थे अलग बात है, लेकिन स्टार्ट उन्होंने लेकर रखा था। साथ में यहाँ पर आपको बैटरी दिख जाएंगे करंट स्कॉट पेपर से जो अवेलेबल है। उसके बाद यह पहला मैच जो कार्डिफ में हुआ था, ग्लैमरगन ने यहाँ पर बनाया था 183। तो दोनों जो इनिंग्स आपने ऊपर देखे, हाई स्कोरिंग एनकाउंटर रहा। यहाँ पर भी रन्स बने, कार्लसन वापस से लॉयड और कुक के साथ। ठीक है, करंट स्क्वाड मेंबर्स में से कोई बॉलर नहीं। टॉम करन आपको इस फिक्चर में कंसिस्टेंटली करते हुए दिखेंगे, जो मैंने आपको बताया पहले ही। सर ने चेस कर लिया, लेकिन करंट स्क्वाड में कोई अवेलेबल नहीं है। उसके बाद ये मैच हुआ था ओवल में, जहाँ पर ग्लैमरगन को मतलब पूरी तरीके से डिवास्टेटेड कर दिया था। जहाँ पर हम बातें कर चुके थे, जैक्स और यहाँ पे सॉल्टर ने लीड करा हुआ था, डेलांग वगैरह थे, कोई अभी अवेलेबल नहीं है। बैटी का यहाँ परफॉर्मेंस था जैसे कि हमेशा रहता ही है ओवल के ग्राउंड पे। अगला मैच और आखिरी मैच जब ये दोनों टीमें कार्डिफ में गिरी है। अच्छा नोटिस करो, ये जो ओवल में मैच हुआ यहीं पे 44 पर ऑल आउट हुई है ग्लैमरगन की टीम। लेकिन उसके पहले जो मैचेस हुए हैं 183 उन्होंने बनाया था, 195 भी उन्होंने बनाया था। और यहाँ पर भी अगर हम आ जाएँ कार्डिफ में जो मैच हुआ है, यहाँ पर भी ठीक ठाक ही स्कोर है, 152 उन्होंने बनाया। इनग्राम आपको दिख जाते हैं, डाउथवेट दिख जाते हैं, बॉलरों में से बैटिंग वापस से दिख जाते हैं, सारे चेस कर गई।
इजली जैक्स, पोप और स्टोनमैन जो अभी लोन पे गए हैं माफ करना डर्बीशायर नहीं, मेरे ख्याल से यॉर्कशायर की टीम में, तो वो यहाँ पर परफॉर्म करते हुए देखे गए हैं रुआदर स्मिथ के साथ। आखिरी जो मैच है ये इसी सीजन का मैच हुआ था जो कि ओवल में हुआ था। ग्लैमरगन की बैटिंग यहाँ पर भी डिसेंट ही हुई है। हालांकि जो दोनों मेन परफॉर्मर्स थे निक सलमान और क्लमानस लैबुशेन दोनों ही अवेलेबल नहीं हैं। कार्लसन हमें फिर से कुछ ना कुछ करते हुए दिख रहे हैं। अभी देखिए इनको ले पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये प्रॉपर बैट्समैन ही हैं। अगर बैटिंग से फेल हो जाते हैं तो प्रॉपरली एक फेलियर का ऑप्शन आपके लिए आ जाएगा। और ये पंट भी हैं क्योंकि इनको कोई लोग देख नहीं रहे हैं, तो देखना पड़ेगा कि हम इनको मैनेज कर पाते हैं या नहीं। मोरियार्टी ने यहाँ पर 3 विकेट निकाला था, साथ में ये कुछ बॉलर्स से सारे चेस कर गई इजीली रॉय इवांस और जेमी स्मिथ जिन्होंने परफॉर्म करा हुआ था। जेमी स्मिथ तो उस वक्त नंबर 5-6 पे आ रहे थे, अभी तो फिर भी ओपनिंग कर रहे हैं, जहां पर आखिरी मैच में रन भी बनाया हुआ था। अनफॉर्चुनेटली वो मैच का रिजल्ट नहीं आया था एक बॉल की वजह से। बॉलिंग पे भी लाबुशेन थे, साथ में सॉल्टर से दिया, जैसे कि आप उम्मीद रख भी सकते हैं ओवर के ग्राउंड पे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं एक मैच जो कि हुआ था ओवल में, उसको छोड़ के बुरा नहीं हुआ है ग्लैमरगन की बैटिंग। अलग नाम है, अलग प्लेयर्स रहे हैं, लेकिन जो भी हो ओवरऑल उतना बुरा इनका परफॉर्मेंस रहा नहीं है बैटिंग से। स्पेशली वो हारे हैं अलग बात है, मैं रिजल्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ बैटिंग परफॉर्मेंस की बात। सरे की तरफ से बात करें तो ऑफकोर्स वो जीते हैं और बैटिंग डोमिनेशन के साथ ही जीते हैं। कुछ मैचों में उन्होंने बॉलिंग से भी अच्छा करा हुआ है, जैसे जो ओवल वाला मैच आपने देखा जहाँ पर उन्होंने 44 पर निपटा दिया था। विकेट्स तो वो निकालते ही रहते हैं चाहे जितना भी रन वो क्यों ना कंसीड करें, ठीक है। यहाँ पर भी 8 विकेट गिरा था, जहाँ पर 183 उन्होंने कंसीड किया था, यहाँ पर भी 6 विकेट, तो ऐसा रहा है। लेकिन ग्लैमरगन बहुत बुरा नहीं खेली है, डिस्पाइट रिजल्ट उनके सपोर्ट में नहीं गया है। कुछ प्लेयर्स के नाम हमने देखे हैं करंट स्क्वाड मेंबर्स में से, जिनमें से कार्लसन का नाम हमें दिख रहा है। इसके सिवाय ग्लैमरगन की टीम से ज़्यादा कंसिस्टेंटली हमें कोई देखने को नहीं मिलता। कार्डिफ के ग्राउंड पर लॉयड का भी परफॉर्मेंस हमें हिस्टोरिकली हमेशा देखने को मिलता है, लेकिन इस सीजन में अभी तक वो कुछ खास कर नहीं पाए हैं। काउंटी सीजन में बहुत अच्छे फॉर्म पर थे, लेकिन अभी तक उसका रिफ्लेक्शन T20 में वो नहीं दिखा पाए हैं। बस यही कुछ चीज़ें हैं। ओली पोप के भी कुछ रन हैं, विल जैक्स के भी कुछ रन हैं, स्पेशली ओवर के ग्राउंड पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, हेड टू में ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। अभी बात है ग्राउंड के बारे में बातें करने के लिए। ग्राउंड में हिस्टोरिकली 2 प्लेयर्स के नाम रहे हैं। अगर आपने पहले के वाले वीडियोस देखे होंगे इस ग्राउंड का तो आपको पता होगा, वो है डेविड लॉयड और किरण कार्लसन। लेकिन रिसेंटली उनका परफॉर्मेंस इतना खराब रहा है कि उनका एवरेज दिन ब दिन कम होता जा रहा है, तो इसीलिए उनका नाम हटा दिया गया है। लेकिन हिस्टोरिकली इन दोनों प्लेयर्स के नाम रहे हैं। अभी देख लेते हैं इस ग्राउंड पर मैचेस कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। अच्छा, रिसेंटली इस ग्राउंड पे 2 इंटरनेशनल मैच भी हो चुके हैं, आपको पता ही होगा, इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच में। अभी मैं उस मैच के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता क्योंकि वो श्रीलंका की टीम है। वहाँ पे जो जो चीज़ें हुए हैं वो मतलब यहाँ पर भी रेलिवेंट होगा ऐसी ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो कि हम यहाँ पर देखने को मिलता है। इस ग्राउंड पे ऐसा नहीं है कि रन्स नहीं बन सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा रन यहाँ पे बनता नहीं है, ठीक है। बहुत ही रेयरली आपको देखने को मिल जाता है कि 180 के आसपास कोई स्कोर बना, अगर इंडिविजुअली कोई एक बड़ा स्कोर बनता है तो, और अगर ऐसा बनता है तो वो डिफेंड हो भी जाता है। देखते रहो। तो देखो पिछले सीजन का मैच है 188। देखिए जैसे मैंने आपको बताया है कि लॉयड और क्रिस कुक भी रहे थे पिछले सीजन में स्पेसिफिकली, जिन्होंने इस ग्राउंड पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके रखा हुआ था। लेकिन अभी इस सीजन में तो उनका कुछ खास परफॉर्मेंस आया नहीं है। और वही बात है, लॉयड तो फिर भी चलिए बॉलिंग कराते हैं, क्रिस कुक, कार्लसन, ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि आपको सिर्फ बैटिंग से ही पॉइंट देंगे। कुक शायद कीपिंग से कुछ पॉइंट्स उनको मिल भी जाए, लेकिन कार्लसन पूरी तरीके से आपको बैटिंग से पॉइंट देंगे। और अगर ये फेल हो जाते हैं कहीं पे तो मतलब आपका पूरा गेम खराब हो गया। तो यहाँ पर 188 बना था ग्लैमरगन ने, आपको दिख जाएंगे लॉयड और कुक के रन्स। स्पेसर्स की अपर हैंड है, साथ में एक स्पिनर का विकेट। ग्लॉस्टरशायर की टीम थी, यहाँ पर वो चेज नहीं कर पाई थी, जहाँ पर वेंडर गुप्टिन और सिसोडिया को विकेट देते हुए दिख जाएंगे, लेकिन 171 उन्होंने बनाया था। उसके बाद ये मैच भी ग्लॉस्टरशायर के अगेंस्ट में ही था, जो इस सीजन का पहला मैच था। 179 बना, ठीक है। डाउथवेट, साथ में करंट स्क्वाड में बस कोई अवेलेबल नहीं है। लैबुशेन के रन्स थे, कुक और लॉयड यहाँ पर वापस से स्कोर कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, 26-28 ऊपर भी आपने ऐसा ही स्कोर कुछ बनाते हुए देखा था। ग्लैमरगन चेज नहीं कर पाई, लेकिन 175 तक वो भी अपने स्कोर को लेके गए। दूसरा मैच अगर हम आए तो एसएस के अगेंस्ट मैच था, एसएस ने बनाया 153, जो कि बहुत बड़ा टोटल नहीं है। आपको करंट स्क्वाड मेंबर से वेंडर गुप्टिन दिख जाएंगे सिर्फ। ग्लैमरगन चेस कर गई, वो भी 1 ओवर रहते, कोई करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है, पेसर्स का अपर हैंड। दूसरा मैच केंट के साथ मैच हुआ था, 144 कम स्कोर है। आप देखिए जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में रन्स कम बनते जा रहे हैं, ठीक है। सिसोडिया आपको दिखे थे, व्हील आपको दिखे थे। ग्लैमरगन का बैटिंग कोलैप्स हो गया था, लीड किया था, आपको याद होगा मिलनेस ने। व्हील के बैटिंग से भी कुछ परफॉर्मेंसेस रहे हैं। व्हील इस सीजन में आए हैं मेरे ख्याल से लैंकाशायर के या लेस्टरशायर की टीम में वो खेलते थे पहले। ये काफ़ी अच्छे बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, ठीक है।
लेकिन उस तरह से प्रॉपरली उनको मौका नहीं मिलता था पहले जिस टीम में वो खेलते थे, जिस भी टीम में, लैंकाशायर, लेस्टर जो भी टीम हो। अभी यहाँ पे आके उनका रोल आ रहा है। क्यों आ रहा है? स्पेशली अभी लैबुशेन क्योंकि नहीं है तो उनका रोल और भी ज़्यादा आएगा। तो क्योंकि बैटिंग तो इनको मिल जाने वाली ही है, क्योंकि लैबुशेन रहते तो एक बैटिंग में डिपेंडेंसी रहता था, लेकिन अभी वो नहीं है। सलमान भी नहीं है तो इनके पास बैटिंग भी आ रही है, बॉलिंग भी ये कर लेते हैं 2-3 ओवर की, चाहे वो विकेट निकाले नहीं निकाले। तो ऐसे प्लेयर्स जो है ना, जो आपके लिए बॉलिंग के साथ साथ मिनिमम 2-3 ओवर की बॉलिंग करा लें और बैटिंग भी मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर में कर लें, ऐसे प्लेयर्स आपके लिए स्पेशली अभी जो ग्लैमरगन का कंडीशन है, इस टीम में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते दिखे। डाउथवेट तो ऑलरेडी आपको पता चली गया होगा उनकी पोटेंशियल क्या है। बैटिंग बॉलिंग हर तरफ से उन्होंने कंट्रीब्यूट करके रखा था। आखिरी मैच पर भले ही उनकी टीम हार गई हो, व्हील का भी ऐसा पोटेंशियल है जो कि आपको ओवर द सीजन समझ भी आ भी जाएगा। यहाँ पर थोड़ा बहुत एग्जाम्पल उन्होंने दिखाया था, 1 विकेट और 24 रन के साथ। और आखिरी जो मैच हुआ था ये हुआ था कार्डिफ में। नोटिस करो, देखो पहला जो मैच हुआ इस सीजन का 179, ठीक है, ये बिल्कुल पहला मैच है। तो जैसे कि आप जानते हैं सीजन के पहले मैच में रन वैसे ही बन ही जाते हैं, तो उसमें उस समय भी 179 बना, उसके बाद 175 चेस नहीं हुआ, 153 चेस हो गया, लेकिन इजीली चेस हो गया आप कह सकते हैं। 153 बना जो कि थोड़ा कम स्कोर था पहले वाले मैच से। उसके बाद 144 और कम हो गया, और चेसिंग टीम के लिए कम और मुश्किल। और अगर हम आखिरी मैच पर आए तो वैसा ही स्कोर हमें देखने को मिला था 150। इनग्राम का अकेले का स्कोर था, बाकी कुछ नहीं, पेसर्स का ही अपर हैंड, लेग स्पिनर की कुछ विकेट्स हैं। मिडिल सिक्स यहाँ पर चेस नहीं कर पाई थी, लीड किया था वैंडर गुप्टे जो काफ़ी कंसिस्टेंट यहाँ पर दिख रहे हैं डाउथवेट के साथ, और ये कुछ बॉलर्स थे जिन्होंने विकेट वगैरह निकाला था, ठीक है। तो ये है सारी चीज़ें जो ग्राउंड से हमें देखने को मिल रही है, और ग्रेजुअली यहाँ पे रन्स कम होता जा रहा है, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में। चेसिंग हो नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन बैटिंग फर्स्ट में रन्स यहाँ पर कम हो रहा है धीरे धीरे। 150-160 के भीतर ये मामला दिख रहा है, जो कि पिछले सीजन में भी देखा था। अभी देखिए रन्स यहाँ पे ज़्यादा हो भी सकता है, अगर कोई इंडिविजुअली कोई बड़ा स्कोर खड़ा करे तो यहाँ पे रन्स बने, लेकिन जनरली इतना रन्स यहाँ पे अभी तो नहीं बनते हुए हमने देखा है। इंटरनेशनल मैचेस को मैं अगर कंसिडर नहीं भी करूँ तब भी अगर मैंने थोड़ा बहुत वहाँ पर देखा होगा तो रन्स वहाँ पर कम ही बन रहे थे। पेसर्स का ही अपर हैंड है, अगर लेग स्पिनर हो आप कंसिडर कर भी सकते हो, नहीं भी करो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें जो ग्राउंड से हमने देखा है, हेड टू हेड की चीज़ें जो था जैसा था मैं आपको दिखाई दिया। अभी बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। ग्लैमरगन की टीम में मजबूरन तो दो चेंजेस करने पड़ रहे हैं। बिली रूट और रोमन वॉकर पिछले मैच पर खेले थे। बिली रूट फॉर्म पर नहीं है, ये बिल्कुल एक इमरजेंसी चेंज है, इनको लाना पड़ा है। मिडिल ऑर्डर में कोई और बैट्समैन है नहीं दिखाने लायक। कार्लसन को ओपनिंग पे भेजा गया है, और यहीं पे मुझे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है कि क्या उनका जो पोटेंशियल है उतना वो काम कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। पिछले मैच में थोड़ा बहुत स्टार्ट लिया था लेकिन फिनिश नहीं कर पाए थे। ये जनरली मिडिल ऑर्डर में बैट करते हैं, तो ये उनका यूजुअल पोजीशन तो है नहीं, इतना पक्की बात है, तो स्मॉल लीग में ले पाना मुश्किल होगा। कॉलिन इंग्राम फॉर्म पर नहीं है, ये तो सीजन की शुरुआत से पता चल ही गया होगा आपको। बड़े प्लेयर हैं, आ सकते हैं कभी भी फॉर्म पर, लेकिन अभी अगर आप इनको लेने जाएंगे तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि आप सिर्फ एक बैटिंग से पॉइंट देने वाले प्लेयर को ही कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, जो कि मुझे लगता है आज के मैच में रिस्की हो सकता है, स्पेशली ग्लैमरगन की तरफ से। डेविड लॉयड उसके बाद है, इनको लेना पड़ेगा आपको। सिर्फ बैटिंग के लिए नहीं कर रहा मैं, इन्होंने 3 ओवर की बॉलिंग भी कराई हुई है, और बैटिंग से भी थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स तो होल्ड करते ही हैं। थोड़ा बहुत फॉर्म जिन्होंने दिखाया हुआ था पूरे ग्लैमरगन की टीम में काउंटी सर्किट में, उनमें से डेविड लॉयड एक हैं। कार्लसन भी रहे हैं, लेकिन कार्लसन एक तो बैटिंग ही करेंगे और दूसरी बात अपने यूजुअल पोजीशन पे नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं स्मॉल लीग में शायद कंसिडर नहीं कर पाऊँ। बिली रूट कोई फॉर्म पर नहीं है और अभी कोई मतलब बनता नहीं है स्मॉल लीग में रहने का। क्रिस कुक एक ऑप्शन है, अगर आप चाहो कंसिडर कर सकते हो। कैलम टेलर, डाउथवेट, व्हील, इवन वैंडर गुप्टिन भी, और नीचे एक और प्लेयर हैं वो है रोमन वॉकर। ये जो प्लेयर्स हैं ये सारे ही बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी डिसेंट करवा लेते हैं। कैलम टेलर पिछले सीजन में प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह यूज होते थे, अभी इनको ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिलती है बैटिंग में, लेकिन वो थोड़ा ऊपर आते हैं डाउथवेट और व्हील से। अगर बॉलिंग मिल जाती प्रॉपरली तो आपके लिए काफ़ी डिसेंट प्लेयर बन सकते थे, लेकिन अभी इनको बॉलिंग मिलेगी या नहीं हम बता नहीं सकते। लेकिन जिस प्लेयर को प्रॉपर बॉलिंग मिली है और वो बैटिंग भी कर सकते हैं वो है रोमन वॉकर। रोमन वॉकर रिसेंटली ही लोअर डिवीजन T20 में सेंचुरी भी मार के आए हैं, तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि इनके पास अच्छी खासी बैटिंग करने की एबिलिटी है, ठीक है। और जैसा ग्लैमरगन का टीम है ना, अभी बहुत सारे नए नए प्लेयर्स का बहुत सारा यूनिक पोटेंशियल आपको धीरे धीरे पता चलने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए तैयार है ना। तो रोमन वॉकर उनमें से एक हो सकते हैं, अगर आप चाहें इनको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता इनको लेने में ज़्यादा दिक्कत होना चाहिए आपको। डाउथवेट और व्हील तो सबकी टीम में होंगे ही। रोमन वॉकर और वैंडर गुप्टिन में से दोनों को ही आप चाहो तो ले सकते हो, या फिर कम से कम एक को तो ले ही सकते हो, और ऊपर से डेविड लॉयड।
बेंच पे साइमन या सैम पियर्स नाम के एक प्लेयर हैं, इनको रखा गया है, जो कि मुझे नहीं लगता खेलने वाले हैं। सरे की तरफ से विल जैक्स, जेमी स्मिथ ने पिछले मैच में काफ़ी अच्छी बैटिंग करी हुई है। और अभी देखिए ग्लैमरगन की जैसी बॉलिंग चल रही है, इवन जैसा उनका मोटिवेशन है, जैसा उनका मतलब हालत चल रहा है, अभी आप ज़्यादा कुछ उम्मीदें रख नहीं सकते। तो कीपर सेक्शन में जेमी स्मिथ डिफॉल्ट पिक हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट, तो ही आप जेमी स्मिथ के ऊपर चांस ले सकते हो। लेकिन पिछले मैच में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल उन्होंने दिखाया हुआ था, और मैंने सीजन के शुरुआत से बताया हुआ है कि इनके पास पोटेंशियल है, टैलेंट भी है, सिर्फ फॉर्म नहीं था और स्टार्ट्स को फिनिश नहीं कर पा रहे थे इसीलिए। लेकिन पिछले मैच पर ससेक्स जैसे बॉलिंग की अगर आप कह सकते हैं कि कुछ चांसेस उन्होंने दिए थे, एक दो चांसेस, स्लाइट चांसेस, 50% चांसेस, लेकिन चांसेस उन्होंने दिए थे। लेकिन जो भी हो, एट द एंड ऑफ द डे स्टैट्स मैटर करता है, और स्टैट्स ये है कि ससेस के घर पे जाके उनके बॉलिंग के अगेंस्ट में, जहाँ पर इंटरनेशनल कैलिबर के बॉलर्स भी खेल रहे थे, ओली रॉबिन्सन, टाइमल मिल्स, क्रिस जॉर्डन जैसे बॉलर्स भी खेल रहे थे, उनके अगेंस्ट में जाके उन्होंने 50+ का स्कोर बना के रखा हुआ है। उसके बाद लॉरी इवांस हैं, जिनके कोई खास रिकॉर्ड्स यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर हम सारे का बैटिंग डोमिनेशन या सारे के डोमिनेशन वाला कोई टीम बना रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये भी हमारे टीम में होंगे। ओली पोप, रॉडी बर्न्स, जेमी ओवरटन। अभी इनका रोल पिछले मैच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था, इनका जितना पोटेंशियल है इन्होंने लगभग शो कर ही दिया था। अभी भी लोग इनको थोड़ा बहुत अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ध्यान से एक बात सुनना, पिछले मैच में जॉर्डन क्लार्क नहीं खेल रहे थे, वो अपने बाप बन गए हैं, मतलब उनका बेटा हुआ है, तो जो भी हो वो नहीं खेले थे, तो उनके जगह पर आए थे बेन गेडिश। अभी बेन गेडिश कौन है? बेन गेडिश है प्रॉपर बैट्समैन, मतलब जॉर्डन क्लार्क के जाने के बाद एक प्रॉपर बैट्समैन खिलाया गया, मतलब बॉलिंग ऑप्शन कम कर दिया गया था। तो इसीलिए जेमी ओवरटन बन गए थे टीम के छठे बॉलर। कैसे बन गए थे? विल जैक्स हैं, और पिछले मैच में मैंने आपको बताया हुआ था कि ससेक्स के घर पे विल जैक्स का बॉलिंग उतना काम पे आएगा नहीं, तो उनको ज़्यादा बॉलिंग भी नहीं मिल रही थी। चलिए फिर भी हम कंसिडर कर लेते हैं विल जैक्स हैं। उसके बाद 2, 3, 4, 5 और छठे बॉलर जेमी ओवरटन। अभी आज के मैच में भी ऐसा ही हो सकता है कि विल जैक्स को ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिले, ठीक है। तो फिर से हमारे लिए जेमी ओवरटन काम पे आ सकते हैं, अगर सेम प्लेइंग 11 रहा तो, जो कि मैं चाहूँगा भी ऐसा प्लेइंग 11 रहे, क्योंकि जेमी ओवरटन के ऊपर आप ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते विद द बैट। जब तक रहेंगे आपको खींच के लेके जाएंगे बहुत दूर, लेकिन कब तक रहेंगे वही सबसे बड़ी बात है। तो जो भी हो, जेमी ओवरटन अगर ऐसा प्लेइंग 11 रहता है तो आपकी टीम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। कॉनर मैककर को भी टीम में रखा है स्क्वाड में, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि वो बेन गेडिश को रिप्लेस कर दे, ये चांस हो सकता है। लेकिन अगर प्लेइंग 11 सेम रहता है तो जेमी ओवरटन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अभी तक उन्होंने ज़्यादा बॉलिंग नहीं कराई है, लेकिन अगर आप लाइव मैच देख रहे होंगे ना, आपको पता होगा कि उन्होंने जितनी भी बॉलिंग कराई है काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई है। तो ऐसा कोई भी सोचने वाली बात नहीं है कि क्या पता इतने दिन उन्होंने बॉलिंग नहीं कराई हो तो बॉलिंग में शायद वो धार रहे या नहीं रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बॉलिंग पे भी अच्छे कर रहे थे, लेकिन क्योंकि टीम को ज़रूरत नहीं पड़ी थी उन्होंने बॉलिंग नहीं कराया। लेकिन अभी अगर टीम चाहे तो इवन मुझे लगता है अगर मैककर खेलते भी है ना, तब भी जेमी ओवरटन को प्रॉपर्ली बॉलिंग मिल सकती है, क्योंकि विल जैक्स जो जनरली केलेंटन ओवल में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं विद द बॉल, यहाँ पर शायद उनका बॉलिंग काम पे नहीं आए, ठीक है। तो हमारे टीम में जो जो प्लेयर्स होंगे, हमें मिनिमम 6 और मैक्सिमम 7 प्लेयर्स तो रखने ही है। तो हमें यहाँ पर पेस अटैक ज़्यादा रखना है, ऑफकोर्स आप समझ गए होंगे पिच को देखकर। तो काइल जेमिसन को हमें रखना पड़ेगा। अभी 2 मैच लगातार होने के बाद तो अभी ये कंडीशन से भी काफ़ी वाकिबल हो चुके होंगे। पहले मैच पर ज़्यादा उन्होंने बॉलिंग कराया नहीं था, दूसरे मैच पर भी ज़्यादा करने का मौका नहीं मिला था, तो अभी वो फिट भी होंगे फुली। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 4 ओवर इंक्लूडिंग डेथ ओवर की बॉलिंग इनको मिलने वाली है। गोस एटकिंसन स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में आपको रखना ही पड़ेगा। स्पिनरों में से मोरियार्टी, मैं हमेशा कहता हूँ केलेंटन ओवल के बाहर मोरियार्टी को आपको प्रायोरिटी देना है, और आखिरी हेड टू में भी खाते में 3 विकेट रहा है, तो 3 बॉलर्स यहाँ से हो गए। उसके बाद यहाँ पर विल जैक्स, जेमी स्मिथ आपको रखना ही पड़ेगा। जेमी स्मिथ तो कीपर सेक्शन में होंगे, और विल जैक्स जिस तरह के ये बैट्समैन हैं और जिस तरह की टीम की हालत है ग्लैमरगन की, आप इनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बड़ी लीग में आप चाहे कुछ भी करो, ठीक है। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में आपको ये 3 प्लेयर्स हैं, लॉरी इवांस, रॉडी बर्न्स, ओली पोप, इनमें से लेना पड़ेगा एक, अगर आपको जेमी ओवरटन मैनेज करना है तो, ठीक है। तो इन तीनों में से आप एक को ही लेंगे। लॉरी इवांस बेटर ऑप्शन है मेरे ख्याल से, क्योंकि इनके पास एबिलिटी है तेज और बड़ी इनिंग्स खेलने का। ओली पोप आपके लिए कंसिस्टेंट स्कोरर है, ठीक है। बैटिंग फर्स्ट में अगर आप किसी बॉलर का सेक्रीफाइस कर सकते हो तो ही आप ओली पोप को लेना। ये बैटिंग पे सही जगह पे आ जाते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली इनको शायद बैटिंग सही से मिल भी जाएगी। बस ये उतना तेज नहीं खेलते हैं, थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन कंसिस्टेंटली स्कोर आउट करके देंगे। अगर ज़्यादा लेट इनको बैटिंग मिलता है तो गलत शॉट खेलने के चक्कर में आउट भी हो सकते हैं। ये थोड़ा सा मतलब डाउटफुल वाला ऑप्शन होगा, लेकिन अगर आप चाहें बिल्कुल ले सकते हैं। लॉरी इवांस को हम ज़रूर अपनी टीम में रखने की कोशिश करेंगे। ये कंडीशन और जिस तरह की बॉलिंग अभी चल रही है ग्लैमरगन की, ये बिल्कुल इनके सपोर्टिव हो सकता है।
और जेमी ओवरटन, जिसमें आपको बता दिया। तो हमारे स्मॉल लीग में 1 2 3 यहाँ पर तीनों में से कोई एक, रॉरी बर्न्स नहीं तो ओडी पॉप रॉरी बर्न्स में से कोई एक, तो 4 यहाँ से हो गए, 5 6 7, ठीक है। तो हम ऐसा ही रखने की कोशिश करेंगे। बड़ी लीग में अगर आप चाहो तो जेमी स्मिथ को कंसीडर कर सकते हो, उनके जगह पर पोप को रख सकते हो, या फिर किसी बॉलर को कम करके एक्स्ट्रा बैट्समैन रख सकते हो, वो सब आपके ऊपर है। लेकिन छोटी लीग में हम सेफ स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो ऐसा ही होगा। बेंच पे आमला है, पता नहीं क्यों खिलाया नहीं जा रहा, खिलाया तो जा नहीं रहा है, तो बातें करके फायदा नहीं है। कैप्टन फैक्टर चॉइस की बात करें, ग्लैमरगन के होकर अभी डाउथवेट के साथ काफ़ी लोग जा रहे हैं, और अभी परसेंटेज में वाइस कैप्टनसी का इनका बढ़ रहा है। कैप्टन शायद लोग नहीं बनाए। और उसके बाद लॉयड, रिस्क लेना है तो कुक और इंग्लैम के साथ आप जा सकते हैं। और बहुत रिस्की में कार्लसन, जो हमेशा इस फिक्चर में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन एक बैट्समैन को 20 मतलब 25-30 रन के लिए भी मैं कंसिडर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सामने मेरे पास ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जो मुझे बैटिंग बॉलिंग दोनों तरह से कंट्रीब्यूट करके दे सकते हैं। अगर कार्लसन 30 रन भी बनाते हैं, जो भी बहुत बुरा नहीं होगा, तो भी मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा कोई पॉइंट आपको दिख जाएगा, ठीक है। और उसको वैंडर गुटन और विल में से कोई एक, इवन रोमन वाकर भी आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। रिस्क सारे की तरफ से जैक्स और ओवरटन सेवेस्ट में होंगे। उसके बाद जेमी स्मिथ और जॉर्डी इवांस। रिस्क में जेमिसन एटकिंसन के साथ आप जा सकते हो। याद रखना बैटिंग भी उतनी अच्छी नहीं हो रही है, तो अगर सरे पहले बॉलिंग कराती है तो आप अगर बॉलरों के साथ जाते हो एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन, तो वो भी बहुत बुरा ऑप्शन नहीं होगा। और मोडियाटी यहाँ से। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मैंने इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना कर रखा है, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में ना ये काफ़ी काम पे आ सकता है। एक मैं कहूँगा, अगर बैटिंग फर्स्ट कर रही है सारी की टीम, तो कोशिश करना एक एक्स्ट्रा बैट्समैन लेके चल रही, ठीक है। चाहे वो ओली पोप हो सकते हैं या रॉरी बर्न्स हो सकते हैं, या आपके ऊपर है, लेकिन कोशिश करना एक एक्स्ट्रा बैट्समैन आपकी टीम में हो। बाकी देखिए, हमने जेमिसन और गास एटकिंसन को तो रखना ही है, ठीक है। और डैन मोडियाटी, मैं हमेशा कहता हूँ कि किलिंगटन ओवल जहाँ पर स्पिनर्स का हेल्प मिलता है, उसके बाहर ही उनका बेस्ट परफॉर्मेंस निकलता है। और ऑलरेडी आखिरी हेट्री में भी उन्होंने परफॉर्म करके रखा हुआ है। तो ये 3 बॉलर्स हमने रखा है, बॉलिंग फर्स्ट की टीम है यहाँ पर इसीलिए। और बैटिंग फर्स्ट अगर होती है तो थोड़ा आप अलग कर सकते हो, यहाँ पर एक्स्ट्रा बैट्समैन ले सकते हो। अभी अगर आपको इसी टीम में कहीं पे रिस्क लेना है ना, तो आप क्या कर सकते हो मालूम, आप डेविड लॉयड और जेमी स्मिथ को ऑल्टरनेट करके यहाँ पे जेमी स्मिथ की जगह पर कुक को ले सकते हैं, और डेविड लॉयड के जगह पर यहाँ पर अगर आप चाहें तो ओली पोप को भी ले सकते हैं। अब ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। क्यों रिस्की हो जाएगा? क्योंकि जेमी स्मिथ डिफॉल्ट कीपर हैं, वो जब तक रहेंगे वो बहुत मारेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तेज तरह रन भी नहीं बनाते हैं, स्टेबल प्लेयर हैं, जब तक खेलेंगे मतलब स्टेबली आपके लिए कुछ ना कुछ रन बना के जाएंगे। लेकिन रिस्क यहाँ पर यही होगा कि सामने बॉलिंग जो है वो है ग्लैमरगन की, तो जो कि बहुत अच्छी नहीं हो रही है। क्रिस कुक का सिलेक्शन गलत नहीं है, लेकिन जेमी स्मिथ को ड्रॉप करना गलत हो सकता है, इसीलिए, ठीक है। ओली पोप को मेजॉरिटी ऑफ द जनता नहीं देने वाली है, और क्या पता कि इनके पास जब तक बैटिंग आए तब तक ज़्यादा गेंद ही ना बचे, तो ये स्लॉट आपके लिए वेस्ट हो सकता है। डेविड लॉयड थोड़ी सी बॉलिंग करा लेते हैं, तो इसीलिए मैंने इनिशियली ये नहीं रखा था। लेकिन ओली पोप एक्स्ट्रा बैट्समैन है, अगर आप कंसिडर करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। आखिरी मैच पर जल्दी रन बनाने के चक्कर में वो आउट हो गए थे, लेकिन बाय एनी मींस ये मत सोच लेना कि वो फॉर्म पर नहीं है या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। बाकी ये भी बहुत बुरा कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आता है मुझे, ये भी सही ही कॉम्बिनेशन है, अगर आप चाहो यह भी कर सके जा सकते हो। बाकी देखिए, मैंने व्हील डाउथवेट ये सबके टीम में होंगे, स्पेशली अभी भी काफ़ी लोग लेबुशन को लेकर रखे हैं, वो सोच रहे होंगे कि शायद वो खेलेंगे आज, लेकिन वो नहीं खेलेंगे, तो फिर से व्हील डिफॉल्ट पिक हो जाएंगे। रोमन वॉकर को मैंने रखा है बैटिंग कुशन के लिए, आप वैंडर गुप्टन को भी रख सकते हो, ठीक है, जो सेफेस्ट पिक होंगे। लेकिन मुझे लगता है अगर वैंडर गुप्टन को भी रखोगे तो जो टीम आपका बनेगा ना, वो काफ़ी डिफॉल्ट हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी टीम बनाओगे, तो आप बिल्कुल रोमन वॉकर की जगह पर वैंडर गुप्टन रख सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करते हैं, विल जैक्स यूनिवर्सल कैप्टन होंगे, ठीक है। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि थोड़ा सा उनका डाउनवर्ड परफॉर्मेंस रहता है किलिंगटन ओवल के बाहर। अभी देखिए, बैटिंग से वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सामने जो टीम की बॉलिंग है वो निहायत ही भरोसा करने लायक नहीं है। लेकिन मुझे इनकी बॉलिंग बहुत काम पे आएगी ऐसा नहीं लग रहा है। तो ऑप्शन क्या है, अगर आप सेफ जाना चाहते हो बिल्कुल जा सकते हो इनके साथ। आपके पास ओवरटन का ऑप्शन आएगा, स्पेशली अगर गेडेस फिर से खेलते हैं, अगर ओवरटन फिर से छठे बॉलर की तरह यूज़ होते हैं, तो ये तो आपके लिए बॉलिंग भी कर देंगे। ऑप्शनल पे आपके लिए डाउथवेट का भी ऑप्शन है, डाउथवेट सबके टीम में होगा, आप लिख कर रह सकते हो, लेकिन शायद ही कोई इनको कैप्टन बनाने की सोचे भी। देखिए, टीम इनकी हार जाए, लेकिन याद रखना इनको प्रॉपर बैटिंग और प्रॉपर बॉलिंग दोनों ही मिलने वाली है। कितना करेंगे नहीं करेंगे वो तो टाइम ही बताएगा, लेकिन ये इनको मिलने वाला है। तो आप डाउथवेट के साथ भी जा सकते हो अगर आपको सेफ कैप्टन चॉइस चाहिए तो।
स्मॉल लीग में अगर आपको सेफ चाहिए कैप्टन वाइस कैप्टन, तो डाउथवेट और ओवरटन कॉम्बिनेशन मुझे सही लग रहा है। ओवरटन का देखना पड़ेगा प्लेइंग लेवल क्या हो रहा है, उस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि इनका रोल कैसा होने वाला है। तो ये कॉम्बिनेशन सही हो सकता है, या फिर आप विल जैक्स डाउथवेट कॉम्बिनेशन के साथ भी जा सकते हो बड़ी लीग में, या फिर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तो यहाँ पे व्हील और डेविड लॉयड जैसे ऑप्शंस के साथ जा सकते हो। डेविड लॉयड मैं कहीं नहीं कह रहा बैटिंग से बहुत कुछ कर देंगे, लेकिन 30-35 रन और कहीं से एक आध विकेट निकल आए तो आपके लिए डिसेंट पॉइंट स्कोरर बन सकते हैं। ठीक है, इसके सिवाय अगर आपको बॉलरों में से देखना है क्या है, देखो सैयद के पेस अटैक को लेकर मुझे बहुत भरोसा नहीं है। ठीक है, अभी तक आपने देखा होगा कि ज़्यादा कुछ डोमिनेटिंग वाला उनके पेस अटैक ने नहीं करा है। ऑफ कोर्स गुस एटकिंसन ने विकेट्स निकाला है, लेकिन क्या आप उस हिसाब से इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने की सोच सकते हो, ये एक समझने वाली बात होगी। बॉलिंग फर्स्ट में आप फिर भी सोच सकते हो कि हम कुछ ट्राई करें, लेकिन अभी तक सारे के पेसर ने ऐसा कुछ करा नहीं है, जो कि मैं बार बार आपको कहना चाहूँगा, जिसके ऊपर डिपेंड करके हम उनके पेसर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने की सोचें। तो इनिशियली मैं नहीं करा, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा बॉलर भी रखा है ताकि मुझे इनके बॉलर को कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाना पड़े। लेकिन ऑफकोर्स अगर आप नाम के विषय पर जाना चाहते हो तो आपके सामने जेमिसन आएंगे, गुस एटकिंसन भी आएंगे, जिनको काफ़ी लोग बना सकते हैं सही बॉलिंग फर्स्ट में। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं कहूँगा अगर आप ऑलराउंडर्स या विल जैक्स को ही छोड़ लो तो उनके साथ आप जा सकते हो तो सेफ होगा, क्योंकि सरे के पेस अटैक ने हिस्टोरिकली भी और अभी तक ऐसा कुछ नहीं करा है जिसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ भरोसा कर सकूँ। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें, सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मैच काफ़ी डिफ़ॉल्ट है, आप एक आध चेंजेस क्या कर रहे हो, कैप्टन वाइस कैप्टन क्या कर रहे हो, उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा आपका रिजल्ट, ये आपको पकड़ के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत उम्मीद नहीं रख सकते, आप एक्स्ट्रा कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अगर वो सक्सेसफुल हुआ तब तो अच्छी बात है, नहीं अगर नहीं हुआ तो ऑपोजिट रिजल्ट भी आ सकता है। टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट टाइम पे सारी अपडेट्स वगैरह वही भी आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड बाय फॉर नाउ।